एवरीवन, तो हम लोग पेपर 2 का यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका जो टॉपिक है नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माणक कारक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने या कारक इसके कौन कौन से हैं जिन्होंने नवीन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा। तो सबसे पहला उसका कारण है नवीन सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन से कारक आए। तो नवीन सामाजिक व्यवस्था जो कि मैंने बताया था लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहला इसकी जो उद्देश्य होता है या कार्य होता है वो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तो देखिए, कोई भी समाज की व्यवस्था तब सफल हो पाएगी जब वहाँ के बच्चों को शिक्षा जो है वो अच्छी मिलेगी। तो देखिए, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, हालांकि पहले यहाँ पर 45 में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन फिर संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद में यहाँ 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। साथ ही साथ में शिक्षा का प्रावधान और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया सामाजिक व्यवस्था, नई सामाजिक व्यवस्था में। तो आर्टिकल 21 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आया। उसमें यह कहा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षित बालक जो होता है वो नव सामाजिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। तो देखिए, नवीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहला ध्यान दिया गया अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर, और इसके कारकों के बारे में जानते हैं। नवीन सामाजिक व्यवस्था बनाते समय पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं में रह रही कुरीतियों को हटाना हमारा काम था। इस वजह से इन्होंने बात की दूसरी बार में अस्पृश्यता निवारण यानी अनटचेबिलिटी। पुरानी जितनी भी जो प्रथाएं चल रही थी उन सब में क्या था कि जो हम लोग ऊंचा नीचा भेदभाव को लेकर के यहाँ पर काम चल रहे थे। तो देखिए, बदलते समाज के साथ में किस प्रकार से अस्पृश्यता का निवारण और छुआछूत भेदभाव को हटाया गया समाज से, और किस तरीके से नए समाज की स्थापना हुई, समय के साथ में समाज की स्थापना हुई, वो इस बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1932 में पूना पैक्ट जो अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, वहां पर उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को ठुकराने के बदले साथ ही साथ में यहाँ पर हरिजन लोगों के साथ भेदभाव खत्म करने की बात कही थी। उसके बाद में उसी बदलते परिवेश में महात्मा गांधी जी ने हरिजन जो शब्द था इसका अर्थ कहा था ईश्वर का पुत्र, यानी ईश्वर के जो प्रिय होते हैं उन्हें हरिजन कहा जाता था। साथ ही साथ में महात्मा गांधी ने इन लोगों के लिए हो रहे जो भी हरिजन लोग थे या निचले क्रम के लोग थे, इन लोगों के लिए हरिजन पत्रिका चलाई। साथ ही साथ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और उन्होंने ये बताने के प्रयास किया कि समाज में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में 1955 में अस्पृश्यता कानून लाया गया। साथ ही साथ में संविधान के आर्टिकल 17 में भी अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार से जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है उसमें किसी भी तरीके की भेदभाव की बात नहीं की गई है और अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है। साथ ही साथ में नवीन सामाजिक व्यवस्था को और किस तरीके से बेहतर बनाया गया है, तो तीसरे पॉइंट में कहा गया है अनुसूचित जाति को मुख्य धारा से जोड़कर। तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 29 और 30 है, उस 29 में कहा जाता है कि जो भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उन्हें अपनी भाषा एवं लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, और 30 में कहता है कि एक समुदाय विशेष के लिए शैक्षिक प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो इस तरीके से देखिए, समाज में जो बिगड़ रही स्थिति थी दूसरे लोगों को, उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। साथ ही साथ में आर्टिकल 331 में लोकसभा में इनके लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई, जिस वजह से समाज का कोई भी वर्ग जो है वो पिछड़ा ना रहे और नवीन सामाजिक व्यवस्था में सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके। चौथा पॉइंट जो था उसमें कहा गया था पिछड़े समुदायों का विकास करने के लिए। कुछ ऐसे समुदाय थे जो पिछड़ गए थे, उनके विकास करने की बात जो थी वो चौथे पॉइंट में कही गई, नवीन सामाजिक व्यवस्था में कही गई। उसमें कहा गया पिछड़े समुदायों का विकास के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया, जिसमें कहा गया धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी का कुल क्या है, किसी का वंश क्या है, कोई किस जगह पैदा हुआ, इसके आधार पर समाज में किसी भी स्थान पर उस इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में देखिए, आर्टिकल 16 क्या बोलता है। आर्टिकल 16 कहता है कि इस धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि
उच्च वर्ग के लिए सरकारी नौकरियां हो एवं निम्न वर्ग के लिए किसी तरीके कोई सरकारी नौकरियां ना हो। ये आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 17 में जाहिर सी बात है जन्म स्थान के आधार पर ही हम लोग छुआछूत की बात करते हैं, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता पूर्णतया निषेध कहा गया, यानी अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशन माना गया। और साथ ही साथ में आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई कि किसी भी व्यक्ति को एक जगह पर रोक करके उससे काम करवाना और साथ ही साथ उसे पैसा ना देना, इसके बारे में आर्टिकल 23 बताता है। ये सारे हमारे जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। फिर साथ ही साथ स्वतंत्रता के साथ ही 1953 में एक काका कालेलकर आयोग जो था, जो कि जिसे हम लोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर जी बने। इन्हीं की अध्यक्षता के रिकमेंडेशन पे 1955 में जो अस्पृश्यता कानून जो अभी पहले पढ़ाया था वो आया था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया है। साथ ही साथ में बच्चों की शिक्षा के लिए, ये पिछड़े वर्ग के यानी पिछड़े समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए 1964 और 66 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए तथा समाज पिछड़े वर्ग के सामाजिक लोगों के लिए शिक्षा की भी बात कही है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे जैसे नव सामाजिक व्यवस्था आती गई, उस तरीके से जो पिछड़े लोग थे सभी को साथ में लेकर के सभी के सर्वांगीण विकास की बात कही जा रही है। पांचवा क्या किया गया? मौलिक अधिकार। जाहिर सी बात है सभी को मौलिक अधिकार दिए गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि समाज के किसी एक वर्ग के लिए मौलिक अधिकार हों और बाकी किसी के लिए ना हो। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार दिए गए। सातवां भी था संपत्ति का अधिकार, तो आप लोगों को पता है वो इस समय कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 में रख दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से अब प्रारंभ समय में 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये जो पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, ये पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों को समर्पित करके ये कानून बनाया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों में किसी तरीके का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जो है वो दायर कर सकते हैं, और 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जो है वो आप लोग सीधा सीधा हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट में एक रिट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और वो उसको हम लोग इंटरिम रिलीफ कहते हैं। ठीक है। 6 की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कही गई। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जो कैसे कैसे समाज में आई, सबसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात। तो पहले के समाज में जब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तब तो समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों ने जो था वो महिलाओं की स्थिति को बहुत ही दयनीय कर दिया था। फिर उसके साथ में एक भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत यानी राजा राम मोहन राय आए। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर के सती प्रथा का उन्मूलन किया, साथ ही साथ बाल विवाह को भी समाप्त किया। और इसके साथ ही जो बाल विवाह में बचपन में ही मतलब शादी हो जाती थी लड़कियों की, उसके लिए न्यूनतम आयु जो थी वो भी तय की। आज के समय में क्या है, हम लोग जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में 1/3 सीटें रिजर्व भी की गई हैं। इस तरीके से नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, नवीन सामाजिक व्यवस्था में और क्या क्या किया गया है। तो 7वां लिखा है मानवतावादी समाज। मानवतावादी समाज ऐसा समाज जिसमें मानवों का कल्याण हो एवं वो एक दूसरे की सहायता करें, सहायता करने की बात कही गई। तो मानवतावादी समाज की बात जो है वो विनोबा भावे ने की थी, और इसके अंतर्गत मानवतावादी समाज एवं विचारधारा पर बल दिया था। किसने? विनोबा भावे ने मानवतावादी विचारधारा पर बहुत ज्यादा बल दिया था। फिर लिखा है अध्यात्म व विज्ञान के समन्वय की बात इन्होंने आगे कही थी। 8 की बात करते हैं। देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो हम सभी लोग जानते हैं नवीन सामाजिक व्यवस्था में बालिकाओं की शिक्षा की कितनी ज़्यादा व्यवस्था की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये हरियाणा में अभी चलाया गया था। साथ ही में 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बालक बालिकाओं को समान शिक्षा दिया जाना चाहिए। समलैंगिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लिंगानुपात को ठीक करने की बात कही जा रही है।
तो नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं में बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगला चैप्टर हम लोग बनाएंगे। तो 9th में लिखा है खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की बात कही गई। तो ओपन यूनिवर्सिटी की विचारधारा जो है वो इंग्लैंड से ली गई थी। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो समाज में दूर रह रहे छात्र हैं उनको संचार माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से शिक्षा दी जाए, ये हम लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी में बात की है। 1985 में दिल्ली के मेहरौली में सबसे पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को खोला गया और इस तरीके से हम लोगों ने क्या की, एक नए समाज की स्थापना की है। तो आई होप आप लोगों को ये तीसरा चैप्टर जो है यूनिट 1 का अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि जल्दी ही हम लोग सारी वीडियो अपलोड कर देंगे और इसके बाद में हम लोग साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।